ओके, सो रिकॉर्डिंग मैं अब ऑन कर दे रहा हूँ। ओके, सो मेरे ख्याल से सबने यूनियन टेरिटरी के बारे में काफ़ी हद तक पढ़ लिया। अब क्या है देयर, अब हम बात करें यूनियन टेरिटरी की। अब यूनियन टेरिटरी में स्टेट जीएसटी तो लग नहीं सकते, तो यूनियन टेरिटरी के लिए बनाना पड़ा यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं यूटी जीएसटी। टैक्सेस विल बी लेविड ऑन एवरी सप्लाई। हर सप्लाई के ऊपर जाहिर सी बात है जीएसटी लगेगी। ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हो रही होगी तो उस पर जीएसटी लगनी है। हेलो, यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहे हैं? सर मैं अभी क्लास में हूँ ना, मुझे तो हाँ, कोई मेरे पास नहीं आया। एक मिनट, आवाज़ किसकी है भाई? नाम बता दीजिए। नहीं गुलाब सर, आप शादी पहचान है। लो। कौन है? गुलाब शादी। विदेश, गुलाब। इनकी आपको बहुत आवाज नहीं बुरा आती है। इस पे भी आवाज़ नहीं आ रही है। चलो ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं। खामोश हो जाओ, ठीक है। चलिए अच्छा ठीक है, कंटिन्यू करते हैं क्लास। सर मुझे थोड़ा सा वो आगे का बता देंगे? वही है, सिंपल सा स्टार्टिंग का हम लोग वही सब पढ़ रहे थे कि व्हाट इज, क्या ऑब्जेक्टिव है जीएसटी का, बेनिफिट ऑफ जीएसटी, क्या बेनिफिट है जीएसटी के। अभी तो यही सब चल रहा है, कोई खास नहीं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ जीएसटी। तो कंपोनेंट ऑफ जीएसटी में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, और तुमने भी टैली में पढ़ा भी हुआ है कि जीएसटी में जैसे लाइक सेंट्रल जीएसटी होता है, दो कंपोनेंट्स होते हैं, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। और स्टेट जीएसटी जहाँ पे यूनियन टेरिटरी होगा तो वहाँ पे क्या लगेगा, यूटी जीएसटी लगेगी। ठीक। Taxes will be levied on every supply of goods and services. Central would levy and collect GST, and state and union territory would levy and collect the state GST। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो सीजीएसटी होता है वो चार्ज कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और कलेक्ट भी कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट जीएसटी चार्ज कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, और कलेक्ट भी कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरी जीएसटी कलेक्ट, मतलब चार्ज कौन करेगा, यूनियन टेरिटरी, कलेक्ट भी करेगा यूनियन टेरिटरी। अब क्या है, ऑल ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। अगर कभी भी लोकल सप्लाई होती है तो लोकल सप्लाई में यही होगा, सीजीएसटी या फिर यूटी जीएसटी, और साथ ही साथ सीजीएसटी लगेगा। इट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग चार्ट। अब देखिए यहाँ पे है क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर लोकल सप्लाई अगर हो रही है किसी भी स्टेट के अंदर या यूनियन टेरिटरी के अंदर, अगर स्टेट के अंदर लोकल सप्लाई होती है तो सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी लगेगी। और अगर किसी भी यूनियन टेरिटरी के अंदर अगर लोकल सप्लाई होती है तो सीजीएसटी के साथ यूटी जीएसटी लगेगी। बस दो ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जहां पे लोकल सप्लाई होने के बावजूद वहां एसजीएसटी लगेगा। वो दो यूनियन टेरिटरी हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। क्योंकि सबको पता है दिल्ली जो है वो पूरी तरह से केंद्र शासित राज्य नहीं है, क्योंकि उसमें आपको पता है वहां पे अपना सीएम होता है ना, सबको पता है, केजरीवाल। तो इसलिए यस उनको सर। जीएसटी ने क्या बोला, जीएसटी ने कहा कि नहीं, आपको हम स्टेट लेवल का ही मतलब दर्जा देंगे, तो इसलिए वहां पे क्या है, एसजीएसटी ही लगती है, वहां यूटी जीएसटी नहीं लगती है लोकल सप्लाई पे। तो वहां पे क्या होगा, लोकल, वहां पे लोकल सप्लाई कुछ भी हो रहा है तो वहां पे सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी लग रहा है। पुडुचेरी में भी सेम है, वहां पे सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी लगेगा। तो इस चीज का बहुत ही ख्याल रखिएगा आपको कि दो ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं, उस 8 यूनियन टेरिटरी में से 2 यूनियन टेरिटरी तुम अलग कर लो, जहाँ पे क्या लगता है, जहाँ पे सीजीएसटी के साथ क्या लगेगा, एसजीएसटी ही लगेगा। SGST। इस बात का ख्याल रखना। अब अगर कोई भी सप्लाई क्या हो रहा है, आउटसाइड द स्टेट हो रहा है, अगर कोई भी सप्लाई अगर आउटसाइड द स्टेट हो रहा है तो वहाँ क्या लगेगा, वहाँ आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी मतलब होता है यहाँ पे इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब GST। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ सीजीएसटी। Combination of CGST and SGST। बिल्कुल सही। तो ये आईजीएसटी हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू बहुत सिंपल तरीके से समझा रखा है कि सीजीएसटी लेवी, लेवी मतलब चार्ज कौन करता है। तो सीजीएसटी चार्ज कौन करता है, लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पेड ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी चार्ज कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, कलेक्ट भी कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरी चार्ज कौन करता है, यूनियन टेरिटरी, कलेक्ट भी कहाँ होता है, यूनियन टेरिटरी के खाते में।
एंड आईजीएसटी बात अब होगी कि आईजीएसटी आपको पता है कॉम्बिनेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड कलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आईजीएसटी के बारे में ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि आईजीएसटी चार्ज कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और कलेक्ट भी कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ दिस टेबल शो द टैक्स लायबिलिटी अंडर द डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। तो चलिए इसको समझते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इससे आपको काफी हद तक समझ में आएगा। सूरज खासकर तुम रखना, अगर गुड्स सोल्ड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, अगर कोई गुड सप्लाई हो रही है दिल्ली से मुंबई में, तो दिल्ली से मुंबई अगर कोई भी गुड्स अगर सप्लाई हो रही है तो वहाँ क्या लगना चाहिए? सीजीएसटी एचजीएसटी नहीं लगेगा? आईजीएसटी। बिल्कुल सही, आईजीएसटी बिल्कुल सही। आप सभी ने अदर स्टेट है। टैली, लोगों ने टैली पढ़ रखी है तो काफी शुक्रिया। गुड्स सोल्ड विद इन मुंबई, तो क्या लगेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी क्योंकि स्टेट के अंदर ही सप्लाई हो रही है। बिल्कुल। गुड्स सोल्ड फ्रॉम मुंबई टू पुणे, आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी सॉरी सीजीएसटी महाराष्ट्र में ही है देखो। अब इसके लिए थोड़ा सा हाँ आपको पता होना चाहिए सिटी किस स्टेट में है। तो पुणे भी महाराष्ट्र में है। नाउ गुड्स सोल्ड फ्रॉम गोरखपुर टू लखनऊ, सीजीएसटी एसजीएसटी गुड्स सोल्ड फ्रॉम चंडीगढ़ टू अंडमान निकोबार, तो आईजीएसटी अच्छा ठीक है, मैं अपनी तरफ से एक पूछ दे रहा हूँ। गुड्स मूव फ्रॉम अंडमान निकोबार टू पुडुचेरी, तो भी आईजीएसटी एसजीएसटी सीजीएसटी सर। है। गलत हो गया। देखो बॉर्डर क्रॉस जैसे ही कर रहे हो, बॉर्डर क्रॉस जैसे ही कर रहे हो तुमने अंडमान निकोबार पहले ही हम लोग वहाँ चल जा रहे हैं। अंडमान निकोबार से अगर तुम चले गए पुडुचेरी में, तो दूसरा स्टेट जैसे क्रॉस किए, बॉर्डर जैसे ही क्रॉस करोगे स्टेट का या यूनियन टेरिटरी आईजीएसटी जानी, उस चीज का ख्याल रखिए। अभी देखो मैं लास्ट क्वेश्चन फिर पूछता हूँ। गुड्स मूव फ्रॉम दिल्ली टू पुडुचेरी, तो भी आईजीएसटी सर आईजीएसटी चलिए सही है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं लोग। मिस्टर विनोद, a manufacturer bought certain goods rupees 2 lakh। तो विनोद जो है वो मैन्युफैक्चरर है, वो कुछ गुड्स खरीद रहे हैं 2 लाख में। इंकर्ड, साइलेंट कर लीजिए, थोड़ा आवाज आ रही है, माइक ऑफ कर लो। ठीक है, रुपीज 2 लाख एंड इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 20,000 रुपीज। तो उसके ऊपर करीबन खर्चे भी हुए हैं, 2 लाख का गुड्स खरीदा है और 20,000 खर्चे हुए हैं। दीज गुड्स वर सोल्ड 2,50,000। इसने इसको कितने में बेच दिया? 2,50,000 में। सीजीएसटी एसजीएसटी रेट इज 9%, यानी 9% सीजीएसटी एसजीएसटी है। टोटल रेट है 18%। द सेल प्राइस कैन बी कंप्यूटेड एज फॉलो। तो यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा वो समझाया, अगर ये लोकल सप्लाई होती तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी थी? 2 लाख। इस पे खर्चा कितना हुआ आपका? 20,000। आपने प्रॉफिट कितनी कमाई? 30,000 की प्रॉफिट, और यानी आप सप्लाई कर रहे हो 2,50,000 में। अब इसमें क्या होगा? 9% सीजीएसटी लग जाएगी, 9% एसजीएसटी। ये सबको समझ में आ गया? 2,95,000 का सेल प्राइस है। और अगर ये इंटर स्टेट सप्लाई होता दूसरे स्टेट में, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज कितना था? 2 लाख, एडिशनल एक्सपेंसेस 20,000, सेम चीज़ है। 2.5 लाख की आप क्या कर रहे हो? बेच रहे हो, सीधे 18% आईजीएसटी लग जाता, 45,000 का 2,95,000 हो जाता। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। ये सब अभी हम लोग ऑलरेडी, आप लोग काफ़ी पढ़े लिखे हो, तो इसलिए आप लोग को ये सब आसानी समझ में आ रही है। अब देखिए आगे, पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी। सब भूल रहे हैं। कोई नहीं, सब याद आ जाएगा। देखो मशीन करना ही बा। अब देखिए यहाँ पे सर ये बैकग्राउंड से किसकी आवाज आ रही है? जिन्होंने माइक ऑन कर रखा है। ओके, जीएसटी इज पेबल बाय एवरी टैक्सेबल। अब हम लोग यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी, कौन पर्सन जीएसटी पे करने के लिए लाइबल है। अब अगर सपोज करो एक बंदा है जिसने अभी अपनी शॉप खोली है, क्या वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेगा? क्या वो जीएसटी पे करेगा? तो इन बातों को क्लियर करेंगे हम लोग कि कौन पर्सन लाइबल है जीएसटी पे करने के लिए। तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है, माइक ऑफ ही रखिए, जिसको क्वेश्चन पूछना हो सिर्फ वही अपना माइक ऑन रखे।
अदरवाइज सभी लोग अपना माइक ऑन रखें, ऑफ रखें, ये चीज़ ध्यान रखें। क्वेश्चन पूछिए और तुरंत माइक अपना ऑफ कर लीजिए, वरना ये डिस्टरबेंस बनी रहेगी और अच्छा नहीं, मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ने में। Okay. GST is payable by every taxable person on the supply of goods and services. Liability यहाँ पे देखिए दे रखा है, liability to pay tax arise when aggregate turnover। अब यहाँ पे देखो aggregate turnover का मीनिंग क्या होता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे तुरंत। Aggregate turnover of the taxable person cross the threshold limit, that is 40 लाख रुपीस। अगर आपकी जो टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर है, अगर वो 40 लाख क्रॉस करती है, देन आप लाइबल हो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए, और जीएसटी पे करने के लिए आप तब लाइबल होते हो। ₹20 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अब यहाँ पे एक और नया कंसेप्ट है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में हो तो ये लिमिट, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, ये 20 लाख है, न कि 40 लाख। अब ये स्पेशलिस्ट कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन सी, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इन सभी जगहों पे 20 लाख लिमिट है, क्योंकि यहाँ पे टर्नओवर कम होता है। यस, 7 sister states सारे जितने बिल्कुल सही। और जितने भी, एक तरह से आप ये भी हिल एरिया स्टेट्स भी कह सकते हो इसको, है ना। और 7 सिस्टर्स तो है ही हैं। अब ये सारे के सारे स्टेट्स में कितना है, 20 लाख की लिमिट है, बाकी जगहों पे 40 लाख। अब सॉल्व तो सर यहाँ पे जो बोला गया ना एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है, तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या चीज़ें आती हैं, तो एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई। तो यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है टैक्सेबल सप्लाई इसमें शामिल कर लो, है ना। अब ये ब्रैकेट वाली चीज़ मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ। एग्जेम्प्ट सप्लाई दूसरी चीज़, पहला नंबर ऑल टैक्सेबल सप्लाई, पहला पॉइंट, इसको ऐड करो। एग्जेम्प्ट सप्लाई उसको ऐड करो, अगर तुम कोई ऐसा सप्लाई कर रहे हो जिसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट है, मतलब जीएसटी नहीं लगती, एग्जेम्प्टेड है जीएसटी में। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर तुमने कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रखा है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या बोथ एंड इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, या फिर कह लो क्या इंटरस्टेट सप्लाई। तो अब इसका मतलब क्या निकला, तो चलिए इसको मतलब समझते हैं। आपसे अगर कोई भी पूछेगा एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है, तो आप सिंपल सा बोलेंगे सर 4 चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहला ऑल टैक्सेबल सप्लाई तो है ही है, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी इसमें शामिल करेंगे। एग्जेम्प्ट सप्लाई के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इंटरस्टेट सप्लाई भी शामिल करेंगे, ठीक है। इंटरस्टेट सप्लाई के साथ साथ क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी शामिल करेंगे, है ना। सॉरी, एग्जेम्प्ट कह रहा हूँ, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी एक्सपोर्ट को भी हम लोग शामिल करेंगे। तो 4 चीज़ें हो गई, टैक्सेबल सप्लाई, ऑल टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई प्लस एक्सपोर्ट प्लस इंटरस्टेट सप्लाई। ये 4 चीज़ों को हम जोड़ेंगे तब जा करके एग्रीगेट टर्नओवर आएगा। और अगर ये एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका 40 लाख क्रॉस करता है या 20 लाख क्रॉस करता है इन द स्टेट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, तो ऐसे में आपको, आप जीएसटी पे करने के लिए लायबल हो, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। पुरानी लिमिट थी 20 लाख और 10 लाख, तो 20 लाख को बढ़ा के 40 कर दिया गया और 10 को बढ़ा के 20 कर दिया गया, ठीक। टैक्सेबल पर्सन का मतलब, व्हाट इज टैक्सेबल पर्सन, इसको भी समझ लेते हैं। टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है जीएसटी के अंदर। टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एंड लाइबल और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 एंड 24, है ना। तो टैक्सेबल पर्सन का मतलब वो पर्सन है जो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लाइबल है अंडर सेक्शन 22 एंड 24। 20 सेक्शन, ये दोनों सेक्शन हैं क्या, यही सेक्शन जो आपको बताया, अगर 40 लाख टर्नओवर क्रॉस किया देन यू हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन। और बहुत से लोग वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेते हैं अपनी इच्छा से, तो आप दोनों में से किसी के तहत भी अगर आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो किसी भी रूल के तहत, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे क्या हो, आप टैक्सेबल पर्सन हो। अच्छा, कुछ ऐसे केसेस भी हैं, मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ये टर्नओवर नहीं देखा जाता है। 40 लाख क्रॉस ना भी करो ना तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे मैं अभी फिलहाल एक ही केस बताता हूँ। एक केस ये है कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करना चाहते हो, अगर तुम इंटर स्टेट सामान बेचना चाहते हो, भले तुम्हारा 40 लाख क्रॉस ना किया हो, तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे तुम मान लो कोई डीलर हो गोरखपुर के,
अब तुम सीवान में कोई माल बेचना चाहते हो, तो सीवान तो बिहार में आता है, तो अगर सीवान में माल बेचते हो, भले तुम्हारा टर्नओवर साल भर में 40 लाख क्रॉस नहीं करता है, देन यू हैव टू टेक द इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी। ठीक है। और चलो एक और केस आपको बता देता हूँ। अगर तुम ई कॉमर्स, यानी कि अगर तुम ऑनलाइन सामान खरीदते बेचते हो या बेचना चाहते हो तुम अपना वेबसाइट या समथिंग के थ्रू, ई कॉमर्स, तो ऐसे केस में आपको इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। देयर इज नो लिमिट ऑफ टर्नओवर या थ्रेशोल्ड लिमिट को फिर केयर नहीं करना है। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि कब ये 40 लाख को केयर करना है, कब नहीं। ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज लिख लेते हैं। अब पर्सन, सर हाँ बोलिए। सर एग्जाम्पल 2 लाख क्या है ऊपर? कहाँ पे? ये 20 लाख एंड 40 नहीं सर, यहाँ पर सप्लाई टैक्सेबल गुड 2 लाख। वो अभी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। अब ये सर ये कंपोजिट डीलर और रेगुलर डीलर क्या होते हैं सर? अभी कंपोजिट डीलर रेगुलर डीलर भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी वो है नहीं अभी पॉइंट। अभी तो हम लोग बस ये पढ़ रहे हैं ना कि पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी, कौन पर्सन लाइबल है जीएसटी पे करने के लिए। तो सिंपल सा अगर आप 40 लाख क्रॉस करोगे देन यू हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी, देन यू आर लाइबल, है ना। अभी तो कंपोजिट रेगुलर डीलर्स अभी आगे हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक। 20 लाख कुछ केस में है स्पेशल कैटेगरी स्टेट। फिर मैंने आपको अभी भी क्या बताया कि कई ऐसी केसेस हैं जहाँ पे आपका ये थ्रेशोल्ड लिमिट को क्लियर ही नहीं करना है, इसका ध्यान ही नहीं देना, आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन लेना है। जैसे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे कि इंटर स्टेट सप्लायर अगर आप हो, तो अगर दूसरे स्टेट में सामान बेच रहे हो तो आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन ले लेना है। ठीक है। हाँ, अब इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है जितना भी अभी तक हमने पढ़ा। अ पर्सन इन कोलकाता मेक्स द फॉलोइंग सप्लाई ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर एक पर्सन है जो कि कोलकाता में है, वो कुछ सामान बेच रहा है, सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, उसने एग्जेम्प्टेड यानी ऐसा गुड्स सेल किया जिसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट मतलब कर मुक्त, है ना। 40 लाख का माल एग्जेम्प्टेड गुड्स बेचा और उसने टैक्सेबल गुड्स कितना बेचा? 2 लाख रुपए। बताओ उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या होता है, टैक्सेबल सप्लाई भी आती है, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आती है, एक्सपोर्ट भी आता है, इंटर स्टेट सप्लाई भी, ये चारों चीजें आती हैं। तो आएगा। तो इसलिए एग्जेम्प्टेड, इसने गलती से 2 लाख का सेल करिएगा, नहीं किया होता तो नहीं लेना पड़ता, लेकिन 40 लाख के साथ 2 लाख का इसने सेल कर दिया टैक्सेबल गुड्स, तो अब टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर इनका हो गया 42 लाख रुपीज। Such person shall be considered as taxable person as he makes the taxable supply of goods within the state of West Bengal and his aggregate turnover exceeds 40 lakh in financial year 1780। खैर ये ईयर भी हमें चेंज करना चाहिए क्योंकि अभी ये टर्नओवर क्रॉस किया है। अब देखिए आगे। A person has obtained registration in the state of West Bengal और उड़ीसा, है ना, दो जगहों पे। अ पर्सन हैज ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, उसने दो जगह रजिस्ट्रेशन ले रखा है, वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में। हिज टर्नओवर फ्रॉम बोथ स्टेट कंसिस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स फ्रॉम उड़ीसा, उड़ीसा में 30 लाख का है और वेस्ट बंगाल में 12 लाख है। अभी वो रजिस्ट्रेशन ले, वो आपसे पूछ रहा है कि यार रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उसका 2 स्टेट में बिजनेस है, उड़ीसा में करीबन जो बिजनेस है उसमें तकरीबन वो टोटल एग्जेम्प्टेड गुड्स बेचता है उड़ीसा में, और 30 लाख का वहाँ पे सप्लाई है। और जो वेस्ट बंगाल में जो गुड्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, हिज टर्नओवर फ्रॉम बोथ स्टेट, दोनों ही स्टेट्स में देखो कितना है, सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड फ्रॉम उड़ीसा कितना है 30 लाख रुपीज, एंड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल कितना है 12 लाख रुपीज। तो अगर हम लोग बात करें, अभी आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसे रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो आप लोग बताओ। सर लेना पड़ेगा, क्योंकि सर वेस्ट बंगाल भेज रहा है तो इंटरेस्टेड हो गया ना, तो उसको लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। देखो दोनों इंटर स्टेट सप्लाई है, एग्रीगेट टर्नओवर में सिंपल नहीं, वो दूसरे स्टेट में बेच नहीं रहा, उसका 2 स्टेट 40 पार हो चुका तब भी वो ले गए। हाँ नहीं 40 कहाँ पार हुआ, 30 पार हुआ तो नहीं दे रहा, क्योंकि 30 और 12 दोनों हुआ है, हुआ है ना 30 12 42 होता है। हाँ भाई बिल्कुल सही। हाँ तो होता है, ठीक है। मैं उड़ीसा में देखो दोनों जगह पे आपकी शॉप है,
अगर आपका देखो सिंपल सा उड़ीसा में अगर वेस्ट बंगाल में Yes, दोनों का sir. मिला के दोनों जगह बिजनेस है, कोई टेंशन नहीं है। दोनों का मिला के अगर 40 लाख क्रॉस नहीं करता तो आपको दोनों जगह रजिस्ट्रेशन नहीं लेना था। लेकिन अगर आपने दोनों अच्छा जगह बिजनेस कर रहे हो और दोनों का मिला के 40 लाख क्रॉस हो गया तो आपको दोनों स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। देना पड़ेगा। हाँ, और एक नाम तो इंटरेस्टिंग सर But चीज एक ही है। है। दूसरी स्टेट में भी तो जा रहा है, ये भी तो वजह हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। और एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे कि जो रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट वाइज होता है। जो जीएसटी में जो हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं वो स्टेट वाइज होता है, वो सेंट्रल वाइज रजिस्ट्रेशन होता है। सेंट्रल अगर आपने स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले लिया तो सेंट्रल में अपने आप रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अगर आपका 4 स्टेट में बिजनेस है देन यू हैव टू टेक चारों स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके सर, समझ में आया। स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है। यस सर। अब देखो यहाँ पे दे रखा है सच अ पर्सन शैल कंसीडर्ड एज टैक्सेबल पर्सन एज हिज एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ पैन इंडिया बेसिस इज 42 लाख रुपीज। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस टैक्स स्ट्रक्चर एंड जीएसटी स्ट्रक्चर, दोनों में क्या फर्क है। ठीक, तो डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस टैक्स स्ट्रक्चर एंड जीएसटी स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो प्रीवियस ही है, ये प्रेजेंट गलती से लिखे प्रीवियस टैक्स रिजीम। तो इसमें क्या डिफरेंस है, अगर हम डिफरेंसेस के बेसिस की बात करें, सबसे पहले इश्यूज ब्रॉड स्कीम्स की बात करते हैं। देयर आर सेपरेट लॉज फॉर लेवी। पहले क्या था, पुराने रूल में क्या था, सेंट्रल एक्साइज एक्ट अलग था, वैट का एक्ट अलग था, सारे मतलब सब लगभग लॉज अलग अलग थे। और यहाँ पे क्या है, एक सिंगल लॉ बन गया, किस चीज़ का, जीएसटी। तो कहीं ना कहीं एक ब्रॉड स्कीम हो गई, इन सारी चीज़ों को शामिल कर लिया गया जीएसटी के अंदर। देन टैक्स रेट्स की बात थी, बहुत ज़्यादा वेरिएंट थे टैक्सेस के रेट। कोई जल्दी डिसाइड भी देख भी नहीं पाता था किस चीज़ के ऊपर, जिस चीज़ का जो बिजनेस कर रहा है बस उसको उसी के बिजनेस के टैक्सेस के बारे में पता था, दूसरे बिजनेस के टैक्सेस के सर बारे में एक बार पता भी नहीं ब्रॉड स्कीम थोड़ा सा समझा दीजिएगा। था। सर ब्रॉड स्कीम जो है वो फिर से एक बार ब्रॉड स्कीम मतलब बता जाहिर सी बात दीजिए। है, अब क्या था कि सबके गवर्नमेंट को भी क्या करना था, हर एक जैसे एक्साइज एक्ट की बात करते हैं, सेंट्रल एक्साइज एक्ट में क्या करता था, वो अलग अलग लॉज बनाता था एक्साइज के लिए। वैट क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट का था, तो वैट के उन्हें लॉज बनाते पड़ने, वो क्या करते स्टेट के अपने लॉज बनाते रहते थे। तो हमेशा हमें क्या होती थी, अलग अलग स्कीमें थी। एक्साइज की स्कीम्स अलग थी, उसके लॉज उसके रूल्स अलग थे। वैट के स्टेट वैट जो टैक्स था उसका एक रूल अलग था। सेंट्रल सेल्स टैक्स था एक सीएसटी, उसके भी रूल्स लॉज का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता था। तो इस तरीके से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, बहुत सारी स्कीमें थी जो हमें फॉलो करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या हुआ, देयर विल बी ओनली वन सच लॉ। अब क्या हुआ, इतने सारे अलग अलग लॉज को हम लोग फॉलो कर रहे थे, अब यहाँ पे है कि एक सिंगल लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ही आसान हुआ ना। तुम सिंपल से बात है, जी तुम्हें सर, 10 बुक पढ़नी पड़े या एक सिंगल बुक पढ़नी पड़े, तुम कौन सा ऑप्शन लोगे, सिंगल जीएसटी इजी है। है ना। जीएसटी इजी है, समझ में आ समझ में आ गया ना। जी सर। देन टैक्स रेट्स, जी आपको सर। पता है जब अलग अलग वहाँ पे एक्साइज था, सबका अलग अलग टैक्स का रेट था। अब क्या है, जीएसटी में एक सिंगल टैक्स रेट डिफाइन कर दिया गया है, तो हमें समझना भी आसान हो जाता है। देयर विल वन सीजीएसटी एंड यूनिफॉर्म रेट ऑफ एसजीएसटी अक्रॉस ऑल स्टेट्स, है ना। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कैस्केडिंग इफेक्ट। नाउ व्हाट इज कैस्केडिंग इफेक्ट, डबल टैक्सेशन यानी टैक्स पे डबल टैक्स। तो पुराने टैक्सेशन। पुराने लॉज में बिल्कुल टैक्स पे टैक्स लगता था। कई बार जब होता था क्या, कॉस्ट प्राइस में पता चलता था एक्साइज जुड़ जाती थी। 100 रुपए का सामान है, उसके ऊपर 10 रुपए एक्साइज लग गया तो 110 रुपए प्राइस हो जाती थी, और 110 के ऊपर वैट लगता था, तो टैक्स पे टैक्स लग जाता था। और यहाँ पे क्या है, दिस सिचुएशन विल, और जीएसटी में ऐसा कहीं भी नहीं है, कहीं भी टैक्स के ऊपर टैक्स आपको देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्साइज और वैट अलग अलग है ही नहीं। यहाँ तो बस सिंगल टैक्स लगना। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, सप्लायर हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो आपको सिर्फ जीएसटी ही देनी है। और जीएसटी में क्या होती है, आईटीसी आपको मिल जाती है। आईटीसी हम लोग लर्न करेंगे। आईटीसी एक अच्छा खासा टॉपिक है, वो कल ही पूरा दिन ले लेगा हम लोग का। टैक्स बर्डन, नाउ टैक्स बर्डन की बात करें, अंडर प्रेजेंट सिनेरियो, मतलब पुराना, सॉरी प्रेजेंट नहीं, प्रीवियस सिनेरियो यहाँ होना चाहिए। अंडर प्रीवियस सिनेरियो टैक्स बर्डन ऑन टैक्स पेयर इज हाई। पुराने रूल में क्या था,
टैक्स बर्डन काफ़ी हाई था, क्योंकि हमें एक्साइज भी देना था, वैट भी देना था, CST भी देनी पड़ती थी। अगर मैं कोई सामान अगर दूसरे स्टेट से मंगा रहा हूँ तो मुझे CST भी देनी पड़ती थी। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब दूसरे स्टेट से मंगा रहा हूँ तो मेरे को CST नहीं, सिंपल सा एक GST देनी है, चाहे वो अपने स्टेट से खरीदूँ चाहे दूसरे स्टेट से खरीदूँ। कॉस्ट बर्डन ऑन कंज्यूमर्स, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या था, कंज्यूमर्स को कॉस्ट थोड़ी महंगी पड़ती थी। अब क्या है, सिंगल GST होने के कारण कंज्यूमर को कॉस्ट कम पड़ेगी। एक सिंपल सा मैं इसमें चलो एग्जांपल ही बता देता हूँ, इस एग्जांपल को देख के हम लोग टैक्स रेट को कम कर सकते हैं। जैसे रेस्टोरेंट पे पहले कितना % टैक्स लगता था, करीबन 20% टैक्सेस हमें देने पड़ जाते थे, जबकि अब इस समय क्या है, GST में 5%, रेस्टोरेंट में सिर्फ और सिर्फ 5%. 5% GST लगती है। कॉन्करेंट पावर क्या, देयर इज नो सच पावर टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। पहले कोई भी ऐसा नहीं था कि CGST पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट देखती थी, वैट पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट देखती थी, तो एक कॉमन पावर नहीं था। जबकि यहाँ पे क्या है, दोनों ही मिल करके काम कर रहे हैं, सेंट्रल और स्टेट। देन कंप्लायंसेस मतलब होता है पेपर वर्क। तो पेपर वर्क अगर हम लोग बात करें, पहले टैक्स कंप्लायंसेस और कॉम्प्लेक्स, इस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जैसे मान लो तुम ही लोग अकाउंटेंट, अब हम मैं ही पढ़ाता था, मैं सर्विस टैक्स लॉ भी पढ़ाता था बच्चों को, मैं वैट भी पढ़ाता था, मैं एक्साइज लॉ भी पढ़ाता था, एक्साइज एक्ट भी पढ़ाता था, तो ये सारा चीज़ें, CST लॉ भी पढ़ाता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, तो 4 लॉ तो मेरे को पढ़ाना ही पड़ता था। और बच्चे पढ़ते थे तभी जा करके अकाउंटेंट की तरह काम भी कर पाते थे। तो उन बच्चों को सोचो इतनी परेशानी थी कि उन्हें पहला तो उनको ये वैट का रिटर्न का फाइल होता है, वैट का टैक्स का पेड होता है, ये सब ध्यान देना पड़ता था। उसके फॉर्म्स, उसके चालान अलग होते थे, एक्साइज का चालान अलग होता था, उसका फॉर्म्स अलग होता था, है ना, समझ रहे हो। फिर इसके बाद CST का अलग होता था। फिर इसी तरीके से फिर सर्विस टैक्स का अलग चालान, उसका रिटर्न अलग फाइल होता था, उसका 6 मंथली रिटर्न फाइल होता था। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना भैया, शेड्यूल्ड, ये सारा ना दिमाग में, पता चला टाइम टेबल किसी को ध्यान नहीं होता तो वो टाइम टेबल चिपका के अपना रखता था कि इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है। लेकिन GST में ऐसा कुछ नहीं है। GST में तो सबको पता है सिंगल टैक्स है, और इसमें सारा कंप्लायंसेस, पेपर वर्क किस किस डेट में, मतलब 10, 15, 20, ये सिंपल सा डेट बना दिया गया, इसी डेट में हम लोग फॉलो करते हैं। बाकी इसका टाइम टेबल हमेशा वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहता है। एक कॉमन टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, आपके 10 टैक्सेस नहीं जमा करने, एक सिंगल टैक्स जमा करना है। ये इसमें काफ़ी हद तक हो गया इजी, और कंप्लायंसेस भी आसान हो गया। हेलो हाँ हेलो, सर, कॉन्करेंट पावर एक बार और बता दीजिएगा। कॉन्करेंट पावर का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है देयर इज नो सच पावर ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट द सेम सब्जेक्ट टैक्स मैटर, मतलब कि दोनों के सब्जेक्ट्स अलग अलग। अगर सपोज करो CGST, जैसे मैं आपको बोला क्या, सेंट्रल GST, जैसे पहले होता था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के ऊपर पूरी तरह से किसका पावर था, सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके लॉ वही बनाती थी, वो टैक्स वही वसूलती थी, उसका स्टेट में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था, ठीक। और अगर वैट की बात करते थे, उसमें वैट लगता था, वैट का पूरा कंट्रोल किसका होता है, स्टेट वैट, बोलते ही थे हम लोग स्टेट वैट। तो यूपी वैट है तो यूपी गवर्नमेंट है, उसके लॉ बनाएंगी, यूपी गवर्नमेंट ही वो टैक्स वसूलेगी, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता था, समझ रहे हो। जबकि यहाँ पर हाँ क्या, सर। इसमें दोनों दोनों का, इसमें सेम लॉ, एक ही लॉ है, और उसमें दोनों को पावर दिया गया है, स्टेट को भी और सेंट्रल को भी। सर और एक दोनों। हाँ बिल्कुल, GST में बोथ सेंट्रल एंड स्टेट आर वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉ ऑफ GST। आपको पता है अभी GST की मीटिंग फिर होने वाली है 14 तारीख को, आई थिंक 14 को फिर मीटिंग होने वाली है, 14 जून को। तो ये जो सर मीटिंग होती है, हाँ बोलो। सर सर ये कितने परसेंटेज पे डिवाइड होता है दोनों पे? जैसे देखो, सेंटर। इसमें ऐसा कोई वोटिंग का नहीं है, इसमें सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक एक रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। यू कैन से फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ना। जी। इसमें जो GST, इसको बोलते हैं GST कमेटी बोलते हैं। और GST हाँ कमेटी सर। के बारे में बता दूँ, GST कमेटी की मीटिंग्स होती है। GST कमेटी जो है, इसमें क्या है, GST काउंसिल हम लोग बोलते हैं, सॉरी, GST काउंसिल। तो GST काउंसिल को इतना पावर है कि वो कोई भी लॉस बनाती है, उसी समय से इफेक्टिव कर सकती है। कहते हैं GST सर काउंसिल, हम बोलो। सर
हाँ बोलो हम बोलो। ये पूछ रहे हैं सर, अगर प्रोडक्शन से हमको जीएसटी का टैक्स मिल रहा है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश से 1 लाख गया किसी प्रोडक्शन से, हाँ तो कितना अपने स्टेट रखेगा, कितना सेंट्रल को देगा? 50-50 दोनों का 50-50% है, सीधा सीधा। मतलब कि आधा टैक्स का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, आधा टैक्स का पैसा किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है। और किसी भी चीज़ का अगर रेट 18 से 28 करना है, 28 से 18 करना है, तो उसके लिए मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ही डिसाइड होता है। ठीक है ना। किसी भी चीज़ के ऊपर टैक्स के रेट को बढ़ाने घटाने का जो डिसीजन है वो सेंट्रल स्टेट दोनों मिल के करते हैं। सर इसका किस बेस पे होता है कि इसका कम रहेगा, इसका ज्यादा रहेगा? वो बेसिकली क्या होता है, डिमांड के ऊपर होता है, किसकी डिमांड ज़्यादा है, किसकी डिमांड कम है, किसके बिजनेस को ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। मेन होता है देखो पब्लिक डिमांड, दूसरा नंबर होता है कि कितना हद तक सही है। अगर किसी चीज़ के ऊपर टैक्स के रेट हाई करने से उसकी प्राइस बढ़ जा रही है और उसके डिमांड में काफ़ी कमी आ गई है या दिक्कतें हो रही है उस इंडस्ट्री को, तो उस टैक्स को वहाँ पे रिलीफ दिया जाता है। वहाँ पे पता चलता है 28 से 18 किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल सिनेमा इंडस्ट्री का आपने देखा होगा कि 28 से फिर 18 किया, क्योंकि वहाँ पे अटेंड काफ़ी कम हो गया था या टर्नओवर काफ़ी प्रॉब्लम में चली गई थी इंडस्ट्री, तो इसलिए वहाँ पे 28 से 18 कर दिया। प्लस याद है पूजा सामग्री पे भी हुआ था जब टैक्स का रेट, तो वहाँ पे काफ़ी बातें उठी थी पार्लियामेंट में, देन जा करके इन्होंने पूजा सामग्री पे हटा ही दिया टैक्स कि चलो ठीक है उस पर कोई टैक्स नहीं रहेंगे। खाद्य वाले पे, खाने पीने वाले पे तो 28 लगा, जैसे लाइक बिस्किट पे, चॉकलेट पे। हाँ ये सब देखो, ये सब लग्जरी चीज़ों में आ जाती हैं, चॉकलेट वॉकलेट। लेकिन जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं, जो जैसे रोटी दाल चावल, ये सब चीज़ों के ऊपर है ना। फॉर एग्जाम्पल अब ब्रांडेड कोई भी चीज़ आटा खरीदते हो, आशीर्वाद आटा, उस पर बहुत मिनिमम रेट रखा गया 5% टैक्स। इवन जब आप खुलता आटा खरीदोगे, अगर सपोज करो ब्रांडेड नहीं खरीद रहे हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, उसमें 1 रुपया टैक्स नहीं है, वो फ्री, वो 0% टैक्स है उसके ऊपर। समझ रहे हो। तो जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनके ऊपर तो 0% है। अब तुम कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो कोल्ड ड्रिंक के ऊपर भैया 28% जीएसटी है, प्लस 12% उसके ऊपर एक और टैक्स होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, सेस लगाया गया, तो 40% टैक्स होता है कोल्ड ड्रिंक के ऊपर। तो कौन लगाता है ये? क्या चीज? सेस। हाँ सेस सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज। सेस हम बता रहे हैं, सेस जो का जो पैसा होता है ना वो स्पेसिफिक जगह पे जाता है। जैसे हम लोग इनकम टैक्स में भी पढ़े थे ना कि सेस एजुकेशन सेस होता है, तो वो सारा पैसा जो कलेक्ट होता है वो सीधे प्राइमरी एजुकेशन पे खर्च होगा। उसी तरह से ये सेस है, और सेस को हम लोग अच्छे से अभी पढ़ेंगे। ठीक। जी सर। बाकी यहाँ पे कंप्लायंस से समझ गए थे, पेपर वर्क आपका पहले बहुत ज्यादा थे, अब जब जीएसटी आ गई तो पेपर वर्क आपके घट गए काफी। ट्रांसपेरेंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन